हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम लोग बीएसएस का लेक्चर नंबर 2 यानी कि जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है। और आज के लेक्चर के जो पूरे पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यूज जितने मुझे मिले लास्ट 3 और 5 ईयर के, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में आपको मार्क कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको उसको टैकल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर बीएसएस की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है बच्चों को वो बीएसएस की इसी यूनिट में आती है। ठीक है। और परेशानी से बचने का तरीका क्या है कि या तो हम उसमें उलझते चले जाएं, या ये है कि चीजों को शॉर्ट करें। शॉर्ट करने से मतलब ये है कि आप फाइंड करें कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, पहले उस पार्ट को तैयार करें। ठीक है, जब वो पार्ट तैयार हो जाए फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो जो उसके न्यूमेरिकल है ना वहीं पे आप फंसोगे जाके। तो बेहतर यह है कि पहले आप जो थ्योरेटिकल या डेरिवेटिव पार्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है उस चीज को फर्स्टली आप तैयार करें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को तैयार करें। और देखो, होने को तो ये केवल ट्रांसफॉर्म टेक्निक है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म है, वैसे ही ये भी एक ट्रांसफॉर्म टेक्निक है। ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्म टेक्निक में भी आप क्या करते हो, वही टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में फंक्शन को लेके जाना, यही काम आपको करना होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया था कि जो हमारी ट्रांसफॉर्म टेक्निक थी इसमें दो तरीके के सिग्नल थे। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो बेटा डिसकंटिन्यूस टाइम के लिए आपने यूज की थी लाप्लास। ठीक है। डिस्क्रीट टाइम के लिए हम यूज करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम के लिए यूज करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये जो फोरियर है ना, इस फोरियर में हम डिस्क्रीट टाइम भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि सीटीएफटी। और अगर आप उसको यूज कर रहे हो किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, तो आप उसको बोलते हो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कुछ भी नहीं, सीटीएफटी डीटीएफटी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये दोनों एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आपका जो सिलेबस है इसको आपको ध्यान से समझना है। आपके सिलेबस में सबसे पहले प्री रिक्विजिट दी हुई है फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो, फोरियर सीरीज जो है वो प्री रिक्विजिट है, यानी कि अगर बात की जाए एक्चुअल में पेपर बनाने की तो फोरियर सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी पास की ईयर में एक एक दो दो क्वेश्चन छोटा छोटा सा फोरियर सीरीज से आ जाता है। तो फोरियर सीरीज को हम पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड आता है तो बियॉन्ड की देखो कोई गारंटी नहीं हो सकती, बियॉन्ड तो आपका कुछ भी जा सकता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आने को आ जाए उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्री रिक्विजिट में आपका फोरियर सीरीज है तो यहां से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। एग्जामिनर का मतलब ये है कि आपको पहले से फोरियर सीरीज आनी चाहिए ये यूनिट कवर करने के लिए। आपका जो सिलेबस है इसमें आपको पढ़नी है फोरियर सिमेट्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, एप्लीकेशन टू नेटवर्क एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ डीटीएफएस। ठीक है, एंड सैंपलिंग थ्योरम, एंड सैंपलिंग थ्योरम। ठीक है, ये चीज आप इसमें पढ़ेंगे। ओके। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या या फोरियर सीरीज क्या है। फोरियर सीरीज को पहले पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्म को हम इसके बाद पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज में कुछ चीजें, तो फोरियर सीरीज क्या है? It is an infinite series representation of periodic function in terms of trigonometric sine and cosine function. Fourier series is to be expressed in term of periodic function sine and cosine. मतलब यह है कि हमारा कोई भी फंक्शन उसको हम साइन या कोसाइन वेव के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि हमको एक स्क्वायर वेव चाहिए, हमको एक स्क्वायर वेव चाहिए, हमको एक इस तरह से स्क्वायर वेव चाहिए, राइट। अब ये स्क्वायर वेव को हम साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई पहले तो हमने एक बेसिक साइनसोइडल फंक्शन लिया, ठीक है, ये वाला। फिर हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, यानी कि अब जहां पे यहां ये हमारे पास था इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को
और ज्यादा कर दिया, या हमने इस फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कर दिया। तो होगा क्या कि जब आप इनका कॉम्बिनेशन तैयार करोगे, ठीक है, जब आप इनका कॉम्बिनेशन तैयार करोगे तो आपको कि भाई मान लीजिए ये साइन एक्स है, ये सपोज साइन 3x अपॉन 3 है, ये साइन 5x अपॉन 5 है। इस तरह से आपने क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले गए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को। जब आप इनको एक साथ मिलाते हो तो आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे। मतलब ये तो एक पैटर्न हुआ, ठीक है। आप देखोगे कि सर हमारी जो वेवफॉर्म थी, सपोज वो इस तरह से थी, यानी कि हमारी जो वेवफॉर्म थी ना वो इस तरह से मिलनी शुरू हो गई। इस तरह से हमें वेव फॉर्म मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो वेव फॉर्म थी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव अगर इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि सीरीज बनाते चले जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि यार जब हम इन सारी साइन वेव्स को मिला रहे हैं तो अल्टीमेटली मिल तो हमें यही रही है। इट मींस एक स्क्वायर वेव को बनाने में हम एक पर्टिकुलर मैनर में साइन और कोसाइन वेव को मिक्स करते हैं। तो जब साइन और कोसाइन वेव को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन 5x अपॉन 5 प्लस साइन 7x अपॉन 7, इस तरह से करते चले जा रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन जो है फाइनल में पहुंच के जब इनफाइनाइट टर्म्स में हम उसको ऐड करेंगे तो वो हमें एक स्क्वायर वेव दे रहा है। इसी तरह से हम इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट कर सकते हैं, अदर टाइप की वेव भी जनरेट कर सकते हैं। इट मींस जो साइन और कोसाइन वेव है ये बहुत बेसिक फंडामेंटल वेव्स हैं जिनका यूज करके आप कोई भी वेव फॉर्म को बना सकते हो। तो फोरियर सीरीज यही कहती है कि किसी सिग्नल को हम साइन और कोसाइन की सीरीज से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल है, उस सिग्नल को साइन और कोसाइन वेव की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज दी फोरियर सीरीज, ठीक है। ये तो बात हुई फोरियर सीरीज की। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। या तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी बनता है, ये क्वेश्चन आपका फोरियर सीरीज से भी बन सकता है, कहीं से भी आ जाए, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या कंडीशन है कि कंडीशन अंडर विच अ पीरियोडिक एक्सटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी पीरियोडिक फंक्शन को हम एक फोरियर सीरीज से कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब ये कंडीशंस को फुलफिल करे। इन कंडीशंस को बोला जाता है डिरिचलेट कंडीशन। तो कई बार आपसे इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिरिचलेट कंडीशंस क्या कहती है कि भाई सबसे पहले एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमारा सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि ये जो एक्सटी है ये बिल्कुल इंटीग्रेबल फंक्शन हमारा होना चाहिए, तभी आप उसको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि इन एनी इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम द सिग्नल एक्सटी हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इट मींस एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स टाइम में आपके पास एक फिक्स मैक्सिमा और मिनिमा बनने चाहिए उसके, ठीक है। कितने मैक्सिमा बनने, कितने मिनिमा, ये नहीं कि वो वेरिएबल हो, वो फिक्स होने चाहिए। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, फॉर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम सिग्नल एक्सटी हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फर्दरमोर ईच ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी मस्ट बी फाइनाइट। मतलब एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि वो बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटीज हो, एक फिक्स नंबर में अगर हो तो भी आप उसको एक फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, फाइनाइट ड्यूरेशन में फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा होने चाहिए, फाइनाइट ड्यूरेशन में डिसकंटिन्यूटीज जो है वो हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। यानी कि अगर फाइनाइट इंटरवल में इतना इंटरवल ले रहा हूं तो इस इंटरवल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अवेलेबल उसमें हो तो ही आप उनकी फिर फोरियर सीरीज को बना सकते हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, इसको आप जरूर करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है फोरियर सीरीज।
तो टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, दो तरीके से हम फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक्सपोनेंशियल सीरीज में ई की पावर में आपका फंक्शन निकल के आता है। दैट इज द मेन रीजन कि हमने इसको ऐसे नाम रखे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज क्या कहती है कि पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड, अभी बताया था, फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन। इफ दीज ऑर्थोगोनल फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन then the Fourier series representation is known as trigonometric Fourier series। ठीक है, जो अभी हमने बताया था, जो बेसिक कि भाई हम साइन और कॉस के टर्म से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया कि मान लीजिए एक सिग्नल xt है। अब ये xt सिग्नल साइन वेव है, स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, कुछ भी हो, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सीरीज से जिसमें साइन और कॉस की कुछ टर्म्स होंगी, उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में मिक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा। क्या, कैसे होगा कि xt इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 cos ओमेगा टी। हमने ध्यान करो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए थे, तो पहली टर्म में a1 cos ओमेगा टी, दूसरी टर्म में a2 cos 2 ओमेगा टी, फिर cos 3 ओमेगा टी। इसी तरह से कुछ साइन की टर्म्स होंगी। b1 कोफिशिएंट यूज किया sin ओमेगा टी, b2 sin 2 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट, मतलब कुछ टर्म हमारी cos की रहेंगी, कुछ साइन की रहेंगी। अब इसको समराइज कर लेते हैं तो लिख सकते हैं xt इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा ले लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम टर्म्स ले रहे हैं। a1 की जगह a n ले लेते हैं cos n ओमेगा नॉट टी प्लस bn sin n ओमेगा नॉट टी। n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, यानी कि इस सीरीज को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो cos और sin की टर्म्स आ रही हैं, इसी वजह से इस फॉर्म को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। अब इसमें तीन कॉन्स्टेंट आए, a नॉट, an और bn। अब ये a नॉट, an और bn कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये आपको इस तरह से निकाला जाएगा। कैसे, a नॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स टी डी टी। an होता है 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। bn होता है 2 अपॉन टी 0 टू टी एक्स टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। समटाइम्स किसी बुक में या कहीं नोट्स में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जैसे ये ए नॉट है। अब ए नॉट हमने लिखा है क्या, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स टी डी टी। अब आप कहो सर बुक में तो ऐसे नहीं लिखा, हो सकता है बुक में इस चीज को ऐसे लिख दिया हो कि भाई लिमिट को रख दिया माइनस टी से टी और यहां फंक्शन कर दिया एक्स टी डी टी, लेकिन अब टाइम पीरियड हमारा डबल हो गया, माइनस टी से 0 तक टी और 0 से टी तक एक बार हो टी, यानी कि डबल हो गया। तो बस आपको क्या करना है, यहां पर 2 अपॉन टी कर देना है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी आपकी बुक में मिल सकता है, या आपको हो सकता है बुक में ऐसा मिल जाए कि भाई यहां दे दिया और इसमें दे दिया माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू। तो भैया माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक टी तो इंटरवल रहेगा, यहां भी टी इंटरवल है, यानी कि यहां 1 बाई टी रहेगा एक्स टी डी टी। तो बेटा इनमें से कोई भी फॉर्म आपको अपनी बुक में रखी हुई मिल सकती है, तो सारे सही हैं, ये सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। आपको जो समझ में आता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊं तो वहां से मुझे मिलेगी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है, तो मैंने पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लिख ली। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, उस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को यहां पे लिख लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को मैंने यहां पे लिख लिया। अब यहां देखिए cos n ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर j n ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस j n ओमेगा टी अपॉन 2। साइन को लिख सकते हैं e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा अपॉन 2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमने लिखने के बाद इसको यहां पर क्या किया, इसमें रिप्लेस कर दिया। तो ये तो सेम चीज है, अंदर an अपॉन 2 ये चला जाएगा, e की पावर ये आ जाएगी प्लस b अपॉन 2j, bn अपॉन 2j, यहां पे j आएगा। ठीक है, bn अपॉन 2j और e की पावर jn ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस jn ओमेगा टी अपॉन 2j, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको और सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया कि e की पावर जो प्लस वाला है इसको कॉमन ले लिया। अब यहां से आ जाएगा an अपॉन an माइनस bn, ये वाली टर्म आ जाएगी, और an माइनस जे बी एन, ठीक है, माइनस, अच्छा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जैसे, तो माइनस जे हो जाएगा, जे स्क्वायर आ जाएगा ये। इसको अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जे इंटू बी एन अपॉन जे स्क्वायर हो जाएगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इट मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एन माइनस जे बी एन। भाई इसको ऐसा समझो कि बी अपॉन टू जे है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ बी इंटू जे अपॉन टू जे स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन बी इंटू जे अपॉन टू। तो इसी तरह से ये जो चीज है वो यहां आ जाएगी, तो ये प्लस वाली जो पावर है ये माइनस साइन के साथ आएगी, और जे बी एन आ जाएगा, e की पावर जे एन ओमेगा टी। इसी तरह से माइनस वाली टर्म को कॉमन ले लिया, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इस पूरे को, इसको हमने रिप्लेस कर दिया बेटा, इसको हमने डिनोट कर दिया सी नॉट से, इस पूरे को हमने डिनोट कर दिया सी एन से, और चूंकि ये नेगेटिव पावर के साथ है तो इसको पूरे को डिनोट कर दिया सी माइनस एन से, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसी चीज को हमने यहां लिख दिया, ठीक। अब इन लिमिट्स को बाहर ले आए, सी नॉट को तो हमने, हाँ, अब इस लिमिट को हम बाहर ले आए यहां पे, तो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक सी एन जे एन ओमेगा टी प्लस सी माइनस एन e की पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर मैं इसको एक स्टेप और खोल के लिख दूं, तो सी नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी माइनस एन ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा टी। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां लिमिट 1 से इंफिनिटी तक है, अगर मैं इस सी नॉट को भी इस टर्म के अंदर इंक्लूड कर दूं, इसको मैं इसके अंदर लेके जाऊं, तो मेरा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। भाई यहां पर n 0 है, तो यहां पर अगर मैं इस टर्म को अंदर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो ये जो पूरी टर्म है ये कंबाइंड होके आ जाएगी यहां, लेकिन लिमिट चेंज हो गई 0 से इंफिनिटी, जो कि पहले 1 से इंफिनिटी थी, ठीक है। प्लस यहां जो लिमिट थी n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, अब मैं n इक्वल टू क्या कर देता हूं, n को माइनस n से रिप्लेस कर देता हूं। अगर n को माइनस n से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा n इक्वल टू -1 से माइनस इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा सी एन ई की पावर प्लस जे एन ओमेगा टी। तो लिमिट हो गई -1 से माइनस इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा टी। अब देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन एकदम सेम है, तो ये 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये -1 से इंफिनिटी, यानी कि अगर मैं लिमिट की बात करूं तो एक लिमिट मेरे पास है 0 से लेके इंफिनिटी तक, दूसरा माइनस इंफिनिटी यहां होगा, ठीक है। तो वो लिमिट है मेरी -1 से माइनस इंफिनिटी तक। तो यहां पर मुझे पूरी रेंज कवर हो जा रही है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक मैंने पूरा कवर कर दिया। भाई 0 तो ले नहीं सकते थे ना इसमें, 0 तो यहां आ गया, तो ये -1 से माइनस इंफिनिटी तक आ जाएगा। इट मींस अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएंगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और मेरा फंक्शन आ जाएगा ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा टू। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ये आपका 2 नंबर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि फोरियर सीरीज से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा फोकस भी उसी पे रहेगा। हम इस पे न्यूमेरिकल में ज्यादा नहीं फंसेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में जाने का मतलब है हमें टाइम को और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सिमेट्री का, कि भाई सिमेट्री पहली बात तो होती क्या है, और उस सिमेट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कॉन्स्टेंट्स पर। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिमेट्री का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई फंक्शन मिरर इमेज बना रहा है तो वो इवन फंक्शन है, अगर कोई मिरर इमेज नहीं बना रहा है तो वो एक आपका ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक कोसाइन वेव जो होती है, देखिए ये कोसाइन वेव होती है, अब जैसा ये इधर बन रहा है
उसका इधर भी ये ऐसा ही बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी इवन फंक्शन। इसका मतलब cos ओमेगा टी क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो सपोज ये साइन वेव है, अब अगर आप इधर देखोगे तो ये निगेटिव, यानी कि जितना इधर पॉजिटिव में दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसी रेप्लिका निगेटिव में बन रही है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे ऑड फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि साइन ओमेगा टी क्या होगा हमारा, एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इवन सिमेट्री क्या कहती है, एक फंक्शन को हम इवन सिग्नल कह सकते हैं कब, जब एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगा, यानी कि एक्स में प्लस रखो माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस एक्स है या कॉस एक्स है एक ही बात होती है। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, जबकि साइन माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। तो वो क्या कहलाएगा, ऑड सिमेट्री। तो अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स रखते हो तो भी वो एफ एक्स के इक्वल ही आता है, जबकि इवन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि साइन माइनस एक्स अगर हम लेते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स, जबकि कॉस माइनस एक्स कैसा कहलाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस फंक्शन एक इवन हुआ, साइन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हुआ, पहली बात हो गई सिमेट्री की। ठीक है, इवन शोज इवन सिमेट्री, इवन फंक्शन इवन सिमेट्री शो कर रहा है। इवन फंक्शन शोज ऑड सिमेट्री, ऑड का मतलब सिमेट्री तो है लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरे को निगेटिव दिखा रहा है, बस इतना है। इफ ft is even then ft cos n omega t is an even function। अगर ft इवन है तो cos n omega t भी इवन होगा, अगर ft odd है तो ft cos n omega t is an odd function and ft sin omega t is an even function। अगर ft क्यों, क्योंकि odd into even, जैसे ये odd function है ये even है। ठीक है, ऐसे समझिए कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि इवन इंटू ऑड। अब जैसे यहां क्या है कि ft को हमने इवन माना है, इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा, यहीं से एग्जांपल से लिख लेते हैं, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड है, कोस एन इवन है, तो इवन इंटू ऑड, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, इवन इंटू इवन हमेशा इवन होगा, इवन इंटू ऑड ऑड होगा। ठीक है, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड ये भी हमेशा इवन होगा। तो ये बात समझ में आई, मतलब अगर एक फंक्शन इवन है दूसरा भी इवन है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इवन फंक्शन आएगी। अगर एक ऑड है एक इवन है तो हमेशा ऑड आएगा फंक्शन, अगर दोनों ऑड है तो भी इवन आएगा। दो ऑड है, एफ टी भी ऑड है, साइन एन ओमेगा टी भी ऑड है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे कांस्टेंट पे, अगर एक इवन सिमेट्री शो कर रहा है तो उस केस में bn जीरो हो जाता है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है साइन एन ओमेगा टी ये जीरो हो जाता है, मतलब इस ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, केवल a नॉट और an की वैल्यू निकल के आएगी जो कि हो जाएगी 2/t 0 to t by 2 xt dt, an हो जाएगा 4/t 0 to t by 2 xt cos n omega t। लेकिन अगर हम बात करें ऑड फंक्शन की तो उसमें ये दोनों जीरो हो जाएंगे, केवल bn की वैल्यू होगी, तो bn इक्वल टू हो जाएगा 4/t 0 to t by 2 xt sin n omega t dt। इसका बेनिफिट क्या है, इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपने फंक्शन को स्टार्टिंग में ही ट्रैक कर लिया एक सीरीज कैलकुलेट करते हुए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आप उसमें इजीली एक या दो कांस्टेंट की कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे वो फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर इवन फंक्शन है तो bn नहीं निकालना पड़ेगा, केवल ये दो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर ऑड फंक्शन है तो केवल एक ही निकालना पड़ेगा bn। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है इफेक्ट ऑफ सिमेट्री जो आपसे पूछी गई थी 2023 एंड 24 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ के जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। हालांकि प्रॉपर्टीज
आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी को हम डिटेल में अच्छे से एक एक को प्रूव करके चलेंगे, राइट। तो फोरियर सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर xt हमारे पास फंक्शन है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो cn निकल के आता है, लेकिन अगर मैं यहां टाइम में शिफ्ट कर दूं, t माइनस टी नॉट कर दूं, तो ये मेरा e की पावर माइनस जे एन टी नॉट, ये फैक्टर बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, इंटू cn। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी 2024-25 में इसका स्टेटमेंट पूछा गया था 2 नंबर में, केवल इतना ही बताना था, 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं कि फोरियर सीरीज से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जनरली या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन बड़ा डाल दे, भाई डालने वाले के ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। हम अपनी तरफ से ये मान के चल रहे हैं कि अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वन शॉट कर रहे हैं तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को पहले कवर करें। फिर टाइम रिवर्सल की बात करें कि भाई अगर xt का cn है और t में माइनस कर देने के टाइम का रिवर्सल कर दें तो कोफिशिएंट में भी रिवर्सल हो जाएगा, c माइनस एन हो जाएगा। टाइम स्केलिंग की बात करें, अगर xt का cn है और xt में टाइम की स्केलिंग हो जाए, यानी कि कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो cn ही रहेगा, बस ओमेगा जो रहेगा उसकी वैल्यू a ओमेगा नॉट हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू में a ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा, यानी कि a ओमेगा नॉट से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर x1 का कोफिशिएंट cn है, x2 के लिए dn आ रहा है, तो ax1t प्लस bx2t कितना आ जाएगा, acn प्लस bdn, यानी कि ये लीनियर प्रॉपर्टी को भी शो करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, जिसमें xt से हमारा जो आएगा सीरीज cn आएगी, जो कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का कोफिशिएंट है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा j ओमेगा नॉट n xt आ जाएगा, j ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा और xt ये हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज, ये हमारी फोरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी, जिसमें से 2 नंबर में कभी कभी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनके डेरिवेशन लेके बैठ जाओ, आप इनके ऊपर क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, ठीक है, इतना भी डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब जब हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, अदरवाइज मैं इस चीज को लेके जाने के लिए बहुत डीप में लेके जा सकता हूँ, फिर वही है कि आपको, आप कहोगे सर 2 घंटे की क्लास होनी थी आपने 5 घंटे खींच दिए, तो वही हमें नहीं करना है, हमको इसको मिनिमम टाइम में आपको तैयार कराएं, तो जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं हम उन्हीं पे फोकस रखेंगे, तो इधर उधर नहीं भटकना है, राइट। नेक्स्ट आगे बात चलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज से जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। पहले तो ये टाइटल हमारा गड़बड़ा गया, बस फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें इसमें लिखना चाहिए था, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, किसी सिग्नल xt की, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म टेक्निक। ट्रांसफॉर्म का मतलब वही टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं कि xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो x ओमेगा लिखा जाएगा, कई जगह इसको कई बार j ओमेगा भी लिखेंगे, हो सकता है मैंने भी कहीं पे j ओमेगा लिख दिया और कहीं ओमेगा लिख दिया, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ओमेगा लिखो या j ओमेगा लिखो दोनों सही हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt e की पावर माइनस j ओमेगा t dt। कुछ याद आया, लाप्लास तो पहले पढ़ लिया था ना, लाप्लास की डेफिनेशन भी तो यही थी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt e की पावर माइनस st dt। तो बस s की जगह पे j ओमेगा पुट किया है बेटा, s की जगह पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में j ओमेगा आ जाता है, तो s की जगह पर j ओमेगा आ गया, वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक। हाँ, इनवर्स ट्रांसफॉर्म जब आप करेंगे तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म करते हुए f डैश ऑफ x ओमेगा इक्वल टू xt कितना हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ओमेगा e की पावर j ओमेगा t d ओमेगा, यहां पावर प्लस में आती है,
फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस में आती है, इनवर्स में प्लस में पावर आती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज फॉर पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल हो चाहे वो हमारा एक एपीरियोडिक सिग्नल हो। ठीक है, अब बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कई बार इसको एग्जिस्टेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कन्वर्जेंस बोलो या एग्जिस्टेंस बोलो, सिमिलर टाइप कंडीशन है। डिरिचलेट कंडीशन इनको भी बोलते हैं, ये भी डिरिचलेट कंडीशंस कहलाती हैं। तो अगर डिरिचलेट कंडीशन फोरियर सीरीज की आए या इसकी आए, दो नंबर में दोनों में से किसी की भी कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। क्या कंडीशन है? अगेन सिमिलर टाइप कंडीशन है कि भैया xt शुड बी सिंगल वैल्यूड इन एनी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। xt सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एक फाइनाइट इंटरवल के लिए, ये नहीं कि बार बार नई नई वैल्यू दे रहे हो। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेम है, टाइम सेम फाइनाइट इंटरवल में। फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा सेम स्टेटमेंट है। इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, सेम कंडीशन है। तो भैया एक ही याद कर लो, सीरीज का पूछे तो सीरीज लिख दो, ट्रांसफॉर्म का पूछे तो ट्रांसफॉर्म लिख दो। मतलब इसमें अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है सच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। तो ये आप ध्यान रखें, ये भैया एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बन जाता है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही जो पोर्शन अब स्टार्ट होने जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। मतलब देखिए यहां से ना क्या है कि न्यूमेरिकल आ गया और थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल 19-20 इधर उधर कर दिया तो आप न्यूमेरिकल में फंस सकते हो। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप सबसे पहले जो डेरिवेटिव पार्ट है यानी कि जो आप चलने वाला है इसको तैयार कर ले। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, तो कम से कम ये है कि आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो इजीली आपको ये लगेगा कि हाँ पेपर में कुछ है नहीं, क्योंकि कई यूनिट ऐसी आती है जहां से केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। भाई अगर आप बात करें यूनिट 2 की तो वहां पे 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं। मान लो वहां पे कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया फोरियर का, स्किप कर दो। सेक्शन सी में जब आप जाओगे तो वहां पे 2 में से एक करना होता है, तो एक क्वेश्चन तो कहीं पे आपको मिलेगा जो फोरियर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज को तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लीनियरिटी जल्दी नहीं पूछी जाती है क्योंकि बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। ऑल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले की बात करते हैं लीनियर प्रॉपर्टी की। क्या कहते हैं कि अगर x1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 j ओमेगा है, x2 का x2 j ओमेगा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसके साथ में a की मल्टीप्लाई करूं, इसके साथ में b की मल्टीप्लाई करूं, ऐड कर दूं, तो मेरे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी x1 ओमेगा x2 ओमेगा, a ऐड किया था तो a की मल्टीप्लाई होगी, b की मल्टीप्लाई किया था तो b की मल्टीप्लाई, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी शो कराती है कि जो चेंज है वो लीनियर चेंजेस हैं, आप आउटपुट पे उस चेंज को रिलेट कर सकते हो। प्रूफ के लिए क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ax1t प्लस bx2t, bx2t है ये, bx2t bx2t इक्वल टू, डेफिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। दोनों को बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग रख दीजिए। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 टी, इस ए को उठा के बाहर ले गए, इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, प्लस यहां से बी को बाहर रख लिया, x2 टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। ये पूरा फंक्शन मेरा हो जाएगा x1 ओमेगा। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन हो जाएगा मेरा x2 ओमेगा। ठीक है, तो a इंटू x1 ओमेगा, b इंटू x2 ओमेगा प्रूफ हो जाती है। विद प्रूफ करके जाना है सारी प्रॉपर्टीज को, विद प्रूफ करके जाना है। डेरिवेशन अगर आएगा 7 नंबर में क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाला आएगा, और एक साथ 2 प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछ लेता है ज्यादातर। दूसरी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम पैटर्न भी देखें 22-23 में भी आई, 21-22 में भी आई, इसके अलावा पहले भी पूछी जाती रही है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है। ये ऐसा नहीं कि 2 ही बार आया, बहुत बार आई है।
टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है और टी में अगर टी नॉट की शिफ्टिंग हो रही है, टाइम में टी नॉट की शिफ्टिंग हो रही है, तो केवल आपको क्या करना है, जो एक्स टी का फोरियर होता है वो लिख देना है और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर जे ओमेगा टी नॉट। सिमिलर प्रॉपर्टी है लाप्लास वाली, वहां पे e की पावर माइनस एस टी नॉट आ रहा था, तो जे ओमेगा की जगह ऐसा, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, उल्टे तरीके से सॉल्व करते हैं कि भाई एक्स टी जो होता है, या ऐसा समझ लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास सॉरी फोरियर इनवर्स ऑफ एक्स ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स टी होता है, जो कि होता है बाय डेफिनेशन 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा ए की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, टी की जगह टी नॉट, टी माइनस टी नॉट रखा, तो एक्स टी माइनस टी नॉट रखा, 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस टी नॉट डी ओमेगा। यहाँ पे इसको अंदर ब्रेक कर दो तो e की पावर जे ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी नॉट, इस टर्म को बाहर निकाल के ले जाओ। ठीक है, टेक आउट, इसको बाहर ले गए, 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा ए की पावर, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन होता है ये मेरा क्या होता है, एक्स जे ओमेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स जे ओमेगा, प्रूव हो गया इजीली। इसमें हम रिवर्स चलते हैं, इनवर्स फोरियर का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में इजीली यू कैन प्रूव इट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ अगर शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी में हो रही है, तो भाई मान लीजिए स्टेटमेंट क्या है कि एक्स टी की फोरियर एक्स ओमेगा है, अब अगर एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाए, तो उस किस फंक्शन का होगा, वो e की पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी का हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको अदर तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई एक्स ओमेगा का अगर इनवर्स फोरियर एक्स टी होता है, तो एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर हमारा e की पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि भाई क्या इसका, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यही आएगा। तो देख लेते हैं, एक्स टी की पावर जे ओमेगा नॉट टी, डेफिनेशन लगा दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, पूरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, e की पावर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टी की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, तो फंक्शन किसका आया भैया, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का आ गया। ये आपका प्रूव हो गया, यानी कि ये इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इजीली बहुत आसान तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अभी तक बहुत आसान आपकी प्रॉपर्टीज चल रही हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, क्या है कि अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, तो एक्स में अगर टाइम में स्केलिंग हो जाए, स्केलिंग का मतलब होता है टाइम में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए, टी की जगह 2t हो जाए, 3t हो जाए, 4t हो जाए, तो क्या होगा, तो अगर x at हो जाए तो 1/mod a x ओमेगा अपॉन a। अब ये mod a का मतलब ये है कि a मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो दोनों तरीके से प्रूव करेंगे, ये मानते हुए कि भाई जब a पॉजिटिव है तब क्या होगा, जब a नेगेटिव है तो क्या होगा। अब मान लीजिए इफ a इज पॉजिटिव, तो f ऑफ x at कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x at e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करो, at को मान लो टॉ, क्योंकि हमें तो फंक्शन को सॉल्व करना है ना, तो at को टॉ मान लिया, तो t इक्वल टू टॉ अपॉन ए हो जाएगा, और डिफरेंशियल क्योंकि dt से d टॉ करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, a dt इक्वल टू d टॉ हो जाएगा, या dt इक्वल टू d टॉ अपॉन ए हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, टॉ हो जाएगा, तो x टॉ लिख दिया, e की पावर j ओमेगा t, t की जगह हम क्या लिखेंगे, टॉ अपॉन ए, तो टॉ अपॉन ए लिख दिया, इंटू डी टॉ अपॉन ए, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टॉ अपॉन ए, तो डी टॉ अपॉन ए को यहां ना लिख के मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है जी, अब ये आ गया 1/a, और ये किसके लिए आ गया, ये आ गया ओमेगा अपॉन ए की फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि x ओमेगा अपॉन ए, तो पॉजिटिव के लिए ये आ गया। निगेटिव के लिए अगर हम बात करें
ए नेगेटिव है तो माइनस ए टी हमने यहां लिख दिया। अब माइनस ए टी को टॉ मान लो तो टी इक्वल टू माइनस टॉ अपॉन ए, डी टी इक्वल टू डी टॉ अपॉन ए, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। डी टी भी चेंज करना है, इस टी को भी चेंज करना है, इस ए टी को भी चेंज करना है, सबको चेंज करना है। तो इस ए टी की जगह तो आ जाएगा टॉ, ठीक है। इस डी टी की जगह आ जाएगा डी टॉ अपॉन ए, वो भी माइनस का, ठीक है। और इस t की जगह पे आ जाएगा माइनस का टॉ अपॉन ए, ठीक है। तो वही हमने लिखा 1 अपॉन माइनस ए, ये वाला तो बाहर आ गया, ठीक। एक्स टॉ ये आ गया, e की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन माइनस ए टॉ, तो ये किसका आ गया बेटा पूरा माइनस ओमेगा अपॉन ए का आया, 1 अपॉन माइनस से बाहर था। इट मीन्स इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो यही हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। और समझिए क्या डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, तो डी एक्स टी बाई डी टी का, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं तो जस्ट जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, एक्स ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे किसी फंक्शन का निकालना है, मुझे पता है उसका एक्स ओमेगा है, और डिफरेंशियल फॉर्म का अगर मुझे निकालना है, तो बस कुछ मत करो, पूरा सॉल्व मत करो, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, जो पुराना आंसर था आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है। प्रॉपर्टीज का यूज ही बेसिक ये है टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कैसे हम इजी बना पाए, राइट। तो एक्स टी इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ओमेगा ए की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, डी एक्स टी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी। पर डिफरेंशियल करना है ना, तो इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इंटू जे ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। ई की पावर जे ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस जे ओमेगा को बाहर ले जाओ, या इसको जे ओमेगा को यहां लिख दो, जे ओमेगा एक्स ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये जो पूरी टर्म बनेगी इस फंक्शन का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यानी कि जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा आ जाएगा। तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो जे ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको यही करना था। ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, पूछी थोड़ा कम गई है, बट ये हमेशा से मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ये मतलब रह जाती है बार बार, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा कभी भी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना लेंदी है, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार 7 नंबर के लिए डिजर्व करती है, 7 नंबर में दी जा सकती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो क्या कहती है कन्वोल्यूशन की, भाई अगर x1 का x ओमेगा है, x2 का x2 ओमेगा है, तो इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन होगा x1t कन्वोल्यूशन विद x2t क्या होगा, x1 ओमेगा डॉट x2 ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर टाइम डोमेन में उनका कन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है कि भाई x1t और x2 का जो कन्वोल्यूशन होगा फंक्शन, तो कितना हो जाता है, इन दोनों का कन्वोल्यूशन होता है x1 टो x2 t माइनस टो डी टो, ठीक है। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी तो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, x1 टो को बाहर ले जाएं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टो, अंदर ये वाला बाहर ले जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2 t माइनस टो ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और डी टो को हम यहां से उठा के बाहर ले जाए, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। यहां पे हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए t माइनस टो है ना, टाइम में टॉ की शिफ्टिंग हो रही है, और जब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है तो हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ x2 ओमेगा, ठीक है। x2 का जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म था x2 ओमेगा हो जाएगा, और e की पावर जे ओमेगा टॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, तो कितना हो गया x1 टॉ e की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ इंटू x2 ओमेगा डी टॉ, x2 ओमेगा को बाहर ले जाओ, क्या बचा x1 टॉ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ डी टॉ, ये किसका हो जाएगा x1 टॉ का हो जाएगा। तो x1 ओमेगा x2 ओमेगा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर आप टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हो
तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी लाप्लास में भी यूज होती है, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, और लगभग सिमिलर तरीके से उसको हम प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है और जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी भी नहीं जाती है कि भाई अगर xt का x ओमेगा है, अब ये ओमेगा अगर वेरिएबल है, इस ओमेगा को मैं t से रिप्लेस कर दूं, xt कर दूं, तो टाइम डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो टाइम डोमेन में 2 पाई x माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डुअलिटी। मतलब डुअलिटी का मतलब होता है डुअल नेचर, दो नेचर शो करना। एक ही चीज जो टाइम डोमेन में है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कैसी दिखेगी, ठीक है। तो उसका दूसरा जो तरीका है वो यही है, ये डुअलिटी है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? xt इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा e की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। बाय डेफिनेशन आ गया इनवर्स फोरियर का। अब इसमें 2 पाई से इधर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई एक्स टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा e की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अब क्या करो, ओमेगा की जगह टी रख दो, जहां जहां ओमेगा है वहां टी रख दो। तो एक्स टी की जगह एक्स ओमेगा आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी आ गया, ओमेगा की जगह टी आ गया, ई की पावर जे ओमेगा टी था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस ओमेगा की जगह टी हो जाएगा, टी की जगह ओमेगा, यानी कि सेम रहेगा। इस ओमेगा की जगह पे टी हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रख दो, तो कितना हो गया? 2 पाई एक्स माइनस ओमेगा, यहां पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। और ये जो होता है बाय डेफिनेशन एक्स टी होता है, यानी कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स टी का वो 2 पाई एक्स माइनस ओमेगा होगा। दिस शोज द डुअल प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा कहीं कहीं यूज हो जाता है, कहीं पे लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे अभी। जब तक हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक हम इसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने जो जनरल लेक्चर्स है उसमें बताया हुआ है, रेगुलर लेक्चर में इसका एप्लीकेशन भी आपको कराई हुई है, तो वहां पर हम नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको उतना डिटेल में अभी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्शियल रिलेशन। ये एक आध बार बहुत पहले पूछा गया था, अब तो खैर नहीं आता है। क्या कहता है कि अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ x j ओमेगा स्क्वायर इनटू d ओमेगा। इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो कैसे प्रूव करेंगे कि भाई इसको ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी स्क्वायर डी टी, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी इंटू डी टी। इस तरह से लिख सकते हैं भाई, एक्स टी स्क्वायर तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी को बाहर ले गए, 1/2 पाई क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका भी एक काम करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब इसका फोरियर हमने ले लिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी हो गया 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी का स्टार। ये हमने इसका कर दिया पूरे का, ठीक है, इंटू डी टी। अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को कि ये जो है हमारा एक्स जे ओमेगा का स्टार आ गया। तो एक्स टी 1/2 पाई एक्स स्टार जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा इंटू डी टी, ठीक। ये आ गया। इसमें कुछ चीज तो मिसिंग है, डी ओमेगा, ठीक है। ये आ जाएगा क्योंकि वो ले रहे हैं ना इनवर्स फोरियर, तो डी ओमेगा आ जाएगा। यस, वाइट से लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ठीक, इसके बाद इसी को हम सॉल्व करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी 1/2 पाई, इसको एस्ट्रिक को अंदर ले गए, जो कॉन्जुगेट है इसको अंदर ले जाके लिख दिया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, प्लस का माइनस हो गया डी ओमेगा इंटू डी टी। अब इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जब रिवर्स करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्टार जे ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चूंकि चेंज किया है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये वाला फंक्शन हमारा अंदर चला जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी के साथ, ठीक है। इंटू डी टी और डी ओमेगा हमारा बाहर रह जाएगा।
अब ये जो चीज हमारी निकल के आई है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हो जाएगा हमारा एक्स ओमेगा एक्स जे ओमेगा, और ये हो जाएगा एक्स स्टार जे ओमेगा डी ओमेगा। और इस पूरे फंक्शन को आप समझते हो, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ जे ओमेगा का स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहां पर मेंशन कर दी है, ठीक है। तो ये पार्शियल रिलेशन है जिसके आने के चांसेस इस एग्जाम में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नहीं अभी सैंपलिंग थ्योरम करते हैं पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है। और सैंपलिंग थ्योरम क्या कहती है, ये बेसिकली जो आपका सिग्नल है ना, जब उस सिग्नल को हम सैंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जब उसको वापस हम रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट सैंपल, उसको सैंपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कैन बी रिकवर्ड बैक, उसको रिकवर कर सकते हैं व्हेन द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs is greater than or equal to the twice of highest frequency component of message signal। मतलब अगर मुझे एक सिग्नल को कहीं भेजना है तो पहले तो आप ये समझिए कि दो तरीके के सिग्नल है। एक तो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो मेरा सिग्नल है जिसको मुझे भेजना है वो कहलाता है मैसेज सिग्नल। एक जो सिग्नल को लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सिग्नल अपने आप चले जाएगा, उसकी इतना उसके अंदर पावर ही नहीं है, इतना उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो अकेला ट्रेवल कर पाए, तो उसको लेके जाने के लिए भी कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, आपको मेरठ से दिल्ली तक जाना है, तो आप मेरठ से दिल्ली तक आपको जाना है, यू आर मैसेज सिग्नल, लेकिन आप पैदल थोड़ी चल के जाओगे, आप बाइक का यूज करोगे, कार का यूज करोगे या ट्रेन का यूज करोगे, जो भी है, तो वो बाइक ट्रेन कार जो भी है वो आपका कैरियर सिग्नल हो गया। तो जो आपको लेके जा रहा है दैट इज कैरियर सिग्नल, जो जा रहा है सिग्नल दैट इज मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल, सपोज ये एक मैसेज सिग्नल है जिसको मुझे भेजना है, ये मेरा xt है जिसे मुझे भेजना है, इसको मैं पहले सैंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको लेके जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सीरीज ऑफ कैरियर सिग्नल चाहिए। तो xt और डेल्टी मेरा क्या है, ये मेरा इंपल्स फंक्शन है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर में भेजेंगे तो yt मिलेगा। अब ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये मेरा क्या है, कैरियर सिग्नल है। ये कैरियर सिग्नल जब इसके साथ मैप होगा तो मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल मिलके मुझे ये इस तरह का बनाएंगे। देखो इसका जो एनवलप है वो मेरा साइन वेव की तरह ही मिल रहा है, लेकिन ये सैंपल्ड की फॉर्म में जा रहा है, ये सैंपल्ड की फॉर्म में जा रहा है। तो ये मेरा जो सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है वो ये इस तरह से जा रहा है। सैंपलिंग थ्योरम क्या कहती है कि इस सिग्नल से इसको मैं वापस कन्वर्ट कर सकता हूं, जबकि मेरा जो fs है, जो सैंपलिंग की इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उसके ट्वाइस से ये बड़ा हो या फिर इक्वल हो, ये कंडीशन है। तो दिस इज द सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये इसको हमने अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा, इसी को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं और इस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से कर पाएंगे। अब यहां पर आप समझिए कि xt मेरा मैसेज सिग्नल है और मेरा कैरियर सिग्नल डेल्टी है, ठीक है। तो सैंपल सिग्नल क्या हो जाएगा, yt इक्वल टू xt और डेल्टी का मल्टीप्लीकेशन, वही हो रहा था xt इंटू डेल्टी इक्वल टू yt, मल्टीप्लायर में गया था, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल डेल्टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फोरियर सीरीज, डेल्टी को फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे, a नॉट n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos ओमेगा nt b नॉट sin ओमेगा nt। अब चूंकि ये इवन सिग्नल है, दोनों तरफ एक जैसा है बिल्कुल कैरियर सिग्नल, तो इसके लिए bn तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a नॉट प्लस ये, तो a नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/t माइनस t/2 से t/2 तक डेल्टी dt, डेल्टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आ जाएगा 1/t, an हो जाएगा 2/t माइनस t/2 से t/2 डेल्टी कोसाइन ओमेगा t dt, डेल 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे डिफाइन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/t डेल 0 cos n ओमेगा 0 इंटू dt इक्वल टू 2/t, तो ये कितना आ जाएगा 2/t आ जाएगा, ठीक। अब a नॉट इक्वल टू 1/t आया, a9 इक्वल टू 2/t आया, bn इक्वल टू 0 आया, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आया 1/t, इंटीग्रेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक 2/t cos n ओमेगा st dt, ये आ गया। इसको अगर हम पूरा खोल के लिखे तो हम लिख सकते हैं 1/t प्लस 2/t cos ओमेगा st, 2/t cos 2 ओमेगा st प्लस इस तरह से, तो yt इक्वल टू आ गया xt इंटू dt, तो xt/t प्लस 2/t xt cos ओमेगा st 2/xt की मल्टीप्लाई कर दी बेसिकली बस हमने इस पे, ठीक है। अब इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो कितना हो जाएगा 2xt cos ओमेगा t
इक्वल टू एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस। इसके लिए अगर हमने क्या किया, इसका अगर हम कॉस ओमेगा टी का निकालते हैं तो हमारा ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। तो वाई ओमेगा कितना आ जाएगा, 1/t एक्स ओमेगा, इस वाली टर्म का, केवल इस वाली टर्म का। अब जब हम कॉस के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 1/t ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा एस, ये आ गया इस टर्म का। ठीक है, इसी तरह से जब हम इस वाली टर्म का लेंगे तो ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर टर्म का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये होगा। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 1/ts n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि दोनों के लिए डिफाइन है, एक्स ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। एन की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू +-1 0 +-2 +-3 रखते चले जाओ, तो जो इसका स्पेक्ट्रम आएगा ना, वो एक पीरियोडिक स्पेक्ट्रम आएगा। अब देखिए यहां पर, देखिए ये जो मेरा आउटपुट है वाई ओमेगा, ये मेरा ओमेगा है। अगर मेरा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये होता है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ठीक है। ये होता है ओमेगा एस, ओमेगा माइनस ओमेगा एम, जो भी आप कहना चाहो, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम कहना चाहो वो कह लो। तो ये वो गैप अगर दिखाई दे रहा है तो हमारा सिग्नल जो है वो ओवर सैंपल्ड कहलाता है। fs इज ग्रेटर देन 2fm, ये तब आएगा जब हमारा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारा सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के डबल के से भी बड़ी होती है। fs इज ग्रेटर देन 2 ऑफ fm, जब उससे भी बड़ी होती है तब ये हमारा इस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा। इट मींस यहां से सिग्नल मैं रिकवर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सिग्नल मेरा कवर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आ जाती है परफेक्ट सैंपलिंग। परफेक्ट सैंपलिंग में fs और 2fm एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, यानी कि मेरे पास जो हर स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा, यहां पर कोई भी गैप मुझे नहीं मिलेगा। ये मेरा परफेक्ट सैंपलिंग का एग्जांपल है, यहां से सिग्नल मेरा परफेक्टली रिकवर हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट वही सिग्नल मिलेगा जो मैसेज सिग्नल मैंने ट्रांसमिट किया था। तीसरी कंडीशन आती है अगर fs 2fm से छोटा रह जाए, जिसको हम बोलते हैं अंडर सैंपलिंग। तो ये जो पीरियड्स हैं या ये जो हमारे सैंपल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे यहां पर ये ओवरलैप कर गए, अगर ये ओवरलैप कर गए तो सिग्नल पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस वहां पर हो जाएगा, ठीक है। उस एरर को हम बोलते हैं अलाइजिंग। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय अलाइजिंग। तो अलाइजिंग क्या होती है, जब ओवरलैपिंग का केस होता है, अंडर सैंपलिंग के केस में जो ये ओवरलैपिंग होती है इसमें इंफॉर्मेशन का लॉस होता है। दिस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अलाइजिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज द सैंपलिंग थ्योरम, जिसको आपको प्रूव करने के लिए कई बार पूछा जाता है। सैंपलिंग थ्योरम आ जाती है, इसको आप प्रूव करें, ठीक है। ये तैयार करके जाए, सैंपलिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके बार बार बीच बीच एग्जाम में आए हैं। जैसे एक्स टी इक्वल टू ए मॉड टी स्मॉलर देन टी नॉट, और 0 होगा मॉड टी ग्रेटर देन टी नॉट। तो टी नॉट से बड़ी वैल्यू के लिए 0 होगा हमेशा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एफ एक्स टी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर जे ओमेगा टी डी टी। लिमिट कितनी हो गई, माइनस टी नॉट से टी नॉट, ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है जी। चलिए अब बड़ी छोटी वैल्यू है ना माइनस टी नॉट से टी नॉट तक। अब ए आ गया, यहां पर लिमिट हो जाएंगी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस जे ओमेगा। ए तो बाहर आ गया, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट हो गई माइनस टी नॉट से टी नॉट तक। यहां पर वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा ए अपॉन जे ओमेगा तो बाहर ही आ गया, और इसको हमने जब लिमिट रखी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट अपॉन 2j। 2j कहां से आया, जे तो पहले से था, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है अब ये साइन ओमेगा टी का बन गया, ये हमारा साइन ओमेगा टी का बन गया। तो कितना आया, 2a अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी नॉट। अब अगर मैं इसमें ओमेगा टी नॉट से डिवाइड कर देता हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओमेगा तो पहले से ही है, टी नॉट से डिवाइड किया, टी नॉट से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाता है मेरा सिंक फंक्शन साइन सी ओमेगा टी नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2a टी नॉट साइन सी ओमेगा टी नॉट। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 बार, ठीक है। एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है वो भी बताऊंगा आपको, बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब मान लीजिए ये देखो, ये वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और इनको कोई बच्चा छोड़ के आता है, देखने में मुश्किल लगते हैं, होते बहुत आसान है।
एच जे ओमेगा इक्वल टू वाई अपॉन, भाई इंपल्स फंक्शन एच इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, याद होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 1। फाइंड द रेस्पॉन्स फॉर द इनपुट एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो जो इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो। एक्स टी कितना, ई की पावर माइनस 2t, तो एक्स ओमेगा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा, वही होता है यार जो लाप्लास में है, ठीक है। ई की पावर माइनस एटी का 1 अपॉन एस प्लस ए, तो ई की पावर माइनस एटी का 1 अपॉन एस प्लस ए, एस कितना है जे ओमेगा, ए आपके पास 2 है, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आउटपुट आपसे पूछा, फाइंड द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब आउटपुट, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा h इंटू एक्स, एच कितना था 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 1, और x कितना है 1 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन किए, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1, ये फंक्शन आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले ली, तो 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा यानी कि 1 अपॉन एस प्लस 1 का कितना आएगा e की पावर माइनस टी, 1 अपॉन एस प्लस 2 का कितना आएगा e की पावर माइनस 2t। मैं s इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ लाप्लास से, s नहीं लिखना है कहीं भी, जे ओमेगा ही लिखना है, e की पावर माइनस 2t ut, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो एग्जाम में आया था 2021-22 में पूछा गया था कि भाई एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपको दिया हुआ है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। तो x जे ओमेगा इक्वल टू ये, इसके फैक्टर कर लिए 3 प्लस जे ओमेगा 4 प्लस जे ओमेगा, पार्शियल फ्रैक्शन किया a अपॉन ये b अपॉन दिस, इसको इनवर्स फोरियर निकाल दिया हमने, कितना आया, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन किया तो a की वैल्यू 1 b की -1, एक्स ओमेगा आ गया 1 अपॉन 3 प्लस जे ओमेगा माइनस 1 अपॉन 4 प्लस जे ओमेगा, अगेन 1 अपॉन एस प्लस ए की फॉर्म बन गया, तो कितना आया e की पावर -3t e की पावर -4t ut, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, ट्राई तो करो सॉल्व करने का, डरना नहीं है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आपको करके आने हैं। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आ जाए, देखो क्वेश्चन आने को कैसा भी आ सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूरे बीएसएस में आपको सबसे हार्ड लग सकता है, वो नेचुरल है, तो डरना नहीं है, वो है ऐसा ही, ठीक है। उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत अटपटे आ जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट उनको तो ट्राई करके जाओ, वो करके जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल। अब ये सिग्नल दिया हुआ है, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके, कोई रेक्टेंगुलर पल्स से करेगा, कोई किस तरीके से करेगा, मैं कह रहा हूं इसको सबसे सिंपल रखो। सिग्नल तो पढ़ के आयो ना, पहले सिग्नल को डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करोगे कि -4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि t+4 से स्टार्ट हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ स्टार्ट हो रहा है, 2 के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखो xt इक्वल टू 2ut+4, भाई t+4 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 2ut+4, 2 पे पहुंच के इसमें ये 2 मैग्नीट्यूड था, 2 और ऐड हो गया तभी तो 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2ut+2, इस +2 पे ये 2 और ऐड हो गया, ये दिख रहा -2 है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो t+ लिखते हैं, आगे जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, शिफ्टिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। इसको अगर आपने ध्यान होगा तो t-2 t-4 लिया हुआ है क्योंकि अब प्लस है, और जहां माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा, तो दो ऐड हुआ। अब ये यहां से ये ऐड हुआ तो हमारे पास ये सिग्नल आ गया। अब इसके बाद 4 से मैं वापस कितने पे पहुंच रहा हूं 2, तो -2 करना पड़ेगा ना, -2 कर दिया, कहां पे किया 2 पे किया, तो 2ut-2 यहां पर किया, फिर मुझे 4 पे पहुंच के 0 करना है, तो अभी तो 2 है, -2 करूंगा तब 0 होगा, तो -2ut-4, तो इस तरह से मैंने इस पूरी शेप को डिफाइन कर दिया कि ये आया। अच्छा, अब मुझे पता है कि भाई ut का कितना होता है 1 अपॉन जे ओमेगा, ut का कितना होता है 1 अपॉन जे ओमेगा, और अगर मैं टाइम की शिफ्टिंग करूंगा तो e की पावर में 4 ओमेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है जितनी भी शिफ्टिंग हो रही है 4 जे ओमेगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो सबका कितना आएगा 1 अपॉन जे, जैसे ut का कितना है 1 अपॉन जे ओमेगा, ठीक है। तो ut+4 का कितना हो जाएगा e की पावर 4 जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सबसे हमने क्या किया, ये जे ओमेगा बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि सब में 2 पहले से ही है तो 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया, सब में जे ओमेगा आना ही आना है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, केवल ये वाले फैक्टर अंदर लिख लिए, तो e की पावर 4 ओमेगा यहां से आ जाएगा e की पावर 2 ओमेगा माइनस e की पावर -2 ओमेगा, इसमें बचेगा माइनस e की पावर -4 ओमेगा, ये निकल के आ गया इतना। अब इसमें जो सिमिलर पावर है जैसे 4 जे ओमेगा और इधर भी है, प्लस माइनस में तो है, इसको एक साथ लिख लिया, इसको एक साथ लिख लिया। अब ये देखें तो हमें कुछ कुछ दिख रहा है साइन वाला फंक्शन, लेकिन नीचे 2j नहीं है, तो क्या किया यहां पर डिवाइड बाई 2j किया, मल्टीप्लाई बाई 2j कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये पूरा बन जाएगा साइन का,
तो 2j साइन 4 ओमेगा। इसी तरह से यहां पर भी हमने 2j से डिवाइड किया और 2j से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी बन जाएगा साइन 2 ओमेगा, 2j आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो j से j कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, और ये 2 बाहर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन ओमेगा ये आ जाएगा। चाहो तो यहीं छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन c की फॉर्म में लिखना है तो साइन 4 ओमेगा अपॉन 4 ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 16 साइन c 4 ओमेगा 8 साइन c 2 ओमेगा, अगर सिंक की फंक्शन की। नहीं तो अगर आप यहां पे भी आंसर लिख के छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका आंसर सही है। आप लिखना चाहते हो एक स्टेप आगे भी, कई बार पूछ लेता है कि सिंक फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंक फॉर्म में भैया ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू साइन सी थीटा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 23-24 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, e की पावर -80 ut, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 21-22 मैंने लिखा जरूर है, लेकिन ये यकीन मानिए इससे ज्यादा पूछा गया है, 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या e की पावर -80 और कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो है एक तरह से, इसको तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं। तो e की पावर डेफिनेशन लगा देते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी e की पावर -80 ut e की पावर -jωt dt। ut है तो 0 से इन्फिनिटी कर दिया, e की पावर -t a प्लस jω dt, तो कितना आया 1, इसका हमने जब इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन -a प्लस jω, इसका आ जाएगा e की पावर -jωt इंटू t 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -a प्लस jω e की पावर -∞ माइनस e की पावर 0, वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस jω। ठीक है, ये वही है 1 अपॉन s प्लस a वाला, बिल्कुल सिमिलर जो आप वहां पे करते हो लाप्लास में, सेम डेरिवेशन है, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत पूछा जाता है। ठीक है जी, और बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये वाला, xt इक्वल टू e की पावर -t मॉड में 0, और इसकी जो लिमिट है -2 से लेके +2 के बीच में, अदरवाइज 0 है। तो हम किसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका करने का, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका सीधे सीधे चलते हैं, कोई इधर उधर घुमा फिरा के नहीं करेंगे काम, सिंपली करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं। एक्स जी ओमेगा कितना हो जाएगा, -2 से 2 तक, भाई लिमिट दी हुई है, e की पावर -t e की पावर -jωt dt। क्या लिख सकते हैं कि भाई -2 से 0 तक तो ये प्लस है, तो e की पावर +t e की पावर -jωt dt, और 0 से 2 तक ये निगेटिव है, -t e की पावर -jωt dt। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, लिमिट रख दी -2 से 0, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, लिमिट रख दी 0 से 2, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 1 + jω। ठीक है जी, अब इसमें जब लिमिट रखी तो e की पावर 0 माइनस e की पावर -1 - jω इंटू 2, सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट रख दी। अब क्या आया, e की पावर 0 1, यहाँ पर भी e की पावर 0 1, अच्छा e की पावर 0 1 आएगा, और 1 को अगर इधर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 - e की पावर -1 - jω इंटू 2, और यहाँ पे -1 + jω इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें, इसमें 1 अपॉन 1 - jω 1 अपॉन 1 + jω बाहर निकाल दो, दूसरी टर्म को अलग रख दो, तो ये आ गया। और जो दूसरी वाली टर्म थी e की पावर -1 - jω इंटू 2 अपॉन दिस, इसी तरह से ये वाली टर्म, इसको अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हमने अलग लिख दिया। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 + ω²। यहां से भी इस e की पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर -2 और e की पावर +2 jω, तो वो ये आ गया, और -2 को मैंने बाहर रख दिया क्योंकि -2 मुझे यहां से भी मिलेगा, और यहां हो जाएगी e की पावर -j2ω अपॉन दिस। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 + ω²। यहां पर हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, 1 अपॉन ω², इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, e की पावर j2ω, इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया jω e की पावर j2ω, मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब अलग अलग लिख लिया, j2ω जहां पे प्लस आ रहा है उसके साथ दूसरी टर्म माइनस वाली ये लिख दी, प्लस jω को कॉमन लिया, दूसरी टर्म को यहां लिख दिया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब 2 अपॉन 1 + ω² -2 e की पावर -2 1 अपॉन ω² बाहर आ गया, यहां से 2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, भाई यहां पर हमने 2 को ऊपर भी किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसके नीचे 2 हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा, cos 2ω आ जाएगा, इसका आ जाएगा ओमेगा sin 2ω, तो दोनों चीजें हमें चाहिए थी।
ये आ जाएगा। तो ठीक है, या तो आप यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए आंसर, या इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 माइनस e की पावर -2 cos 2 ओमेगा माइनस ओमेगा sin 2 ओमेगा, ये आ जाएगा। तो केवल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं कई बार, ठीक है, तो इस छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को, ठीक है जी। और देखते हैं क्वेश्चन, sin 2t की फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो भैया साइन और कोसाइन में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली उसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना हमें आ गया है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो xt इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 2t। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेफिनेशन है, sin 2t ये आ जाएगा। sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर j ओमेगा t प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा t अपॉन 2j, इसको हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब 1/2j बाहर ले लिया, e की पावर -2jt माइनस e की पावर -2jt e की पावर माइनस j ओमेगा t dt, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दो टर्म आ जाएगी, एक ये और एक इसके साथ माइनस करके, पावर को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2 ये आ जाएगा 1/2j, इसकी पावर आ जाएगी e की पावर ओमेगा -2, j इंटू टी को बाहर ले लेंगे, ओमेगा -2 और यहां आ जाएगा ओमेगा +2, ठीक है। और ये किसका होगा, 1 का फंक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई डेल ओमेगा -2 और इसके लिए आ जाएगा 2 पाई डेल ओमेगा +2। देखो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं ना, यहाँ पे तो केवल ये बचेगा e की पावर 2t और -2t ओमेगा -2, ये बचेगा 1 इंटू, तो 1 का तो डेल हो जाता है, 1 का कितना हो जाता है डेल, तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहां तो लिखा ही नहीं जा रहा है, ये आ जाएगा सिंपली 2 पाई डेल ओमेगा -2, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिमिलरली इसका आ जाएगा ओमेगा +2, बस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो साइन और कोसाइन में तो इसी तरह से करना है, साइन का आ जाए या कोसाइन का आ जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 40। अच्छा, स्क्वायर की टर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर दो, सोचना ही नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये कॉस 80 हो गया, 3 फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 1 का कितना हो जाएगा पाई इंटू डेल एन, और कॉस 80 का कितना हो जाएगा, अभी हम निकाल के आ रहे हैं, पाई इंटू डेल ओमेगा -8 पाई इंटू डेल ओमेगा +8। ये याद रखना पड़ेगा आपको, कॉस ओमेगा टी का कितना होता है, तो जितना टी के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा में से उतना माइनस हो जाता है और एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्स ओमेगा आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन है, एक्स जे ओमेगा, ये भी 19-20 का क्वेश्चन है। 2 cos ओमेगा, ओमेगा पाई से कम है तो, और अगर 0 होगा ओमेगा की वैल्यू पाई से ज्यादा है तो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा e की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अब लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस पाई से पाई हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस है ओमेगा, तो माइनस पाई से पाई 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 cos ओमेगा e की पावर जे ओमेगा टी। फिर से cos को एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लो, cos को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर लिया, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक किया, इस 2 को बाहर ले गए 1/2 पाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों बार, तो e की पावर जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा टी डी ओमेगा, दोनों को अलग अलग रख दिया, जे ओमेगा टी +1 जे ओमेगा टी -1 डी ओमेगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, जे टी +1 जे टी -1 आ जाएगा, ऊपर सेम रहेगा t+1, ठीक है, माइनस पाई से पाई। अब इसकी लिमिट्स पुट कर दी और कुछ नहीं कर रहे, केवल सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 1/2 पाई लिमिट आपने रख दी, पहले प्लस पाई फिर माइनस पाई, तो जब प्लस रखा तो ये आया, माइनस रखा तो ये आ गया। सिमिलरली इस फंक्शन में भी प्लस पाई माइनस पाई, तो प्लस पाई रखा फिर माइनस पाई रखा, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब यहां से हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया कि 1/2 पाई जे टी +1 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर से 2j हमने कॉमन निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें ये साइन की फंक्शन में बनाना था। तो e की पावर माइनस जे पाई टी +1 माइनस जे पाई टी +1 अपॉन 2j, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये पूरा फंक्शन बन के आ जाता है साइन पाई टी +1 और ये पूरा फंक्शन बन के आ जाएगा साइन पाई टी -1 का। तो ये निकल के आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब ये आ जाएगा साइन पाई टी +1 अपॉन पाई टी +1, ये आ गया साइन पाई टी -1 अपॉन पाई टी -1, ये आ गया। ये बन जाएगा हमारा साइन सी टी +1 और ये बन जाएगा साइन सी टी -1।
सिंक फंक्शन बन जाएगा इजीली, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो एक बार ना इस तरह के क्वेश्चन का दिमाग में याद रख के चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज भी एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सर्किट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वही मान लीजिए आपका आउटपुट वोल्टेज जो है V0t आपको निकालना है यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या करो, सबसे पहले आपने देखा रेजिस्टेंस में करंट IR है, कैपेसिटर में IC है, ये I है, तो I इक्वल टू IR प्लस IC। अच्छा, ये जो IC है V0t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा इसी ब्रांच में जो वोल्टेज होगा ये उसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में है, सेम होगा। तो I इक्वल टू IR प्लस IC होगा, तो IT इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन 2। भाई यहां भी तो V0 होगा ना, ये V0 होगा, तो IR इक्वल टू कितना हो जाएगा V0 अपॉन 2। ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 1/4 dV बाई dt, तो 1/4 dV0 बाई dt। तो IR और IC की वैल्यू रख दी, दिस इज IR एंड दिस इज IC। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 2e की पावर माइनस टी ut, क्योंकि इनपुट कितना दिया हुआ है मुझे, IT इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब क्या करो, इसका फोरियर ले लो, इसका फोरियर आ जाएगा कितना 2e की पावर t का 2 इंटू 1/1 प्लस जे ओमेगा। V0 बाई 2 का कितना हो जाएगा V0 ओमेगा अपॉन 2 प्लस 1/4 dV0 का कितना हो जाएगा जे ओमेगा। भाई बताया था ना प्रॉपर्टी कि dxt का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो जे ओमेगा इंटू V0 ओमेगा, ये निकल के आया। अब 2/1 प्लस जे ओमेगा, 2 प्लस इसको सॉल्व कर लिया, 2 प्लस जे ओमेगा बाई 4 इंटू V0 ओमेगा। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था V0t, तो V0 ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, कितना आ गया 2/1 प्लस जे ओमेगा, और इसको इधर ले गए तो 4/2 प्लस जे ओमेगा ये आ गया। ठीक है, तो 8 अपॉन समथिंग आ गया हमारे पास, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, a/2 प्लस जे ओमेगा, b/1 प्लस जे ओमेगा। a की वैल्यू आ गई -8, b की वैल्यू आ गई +8, दोनों को यहां पे उठा के रख दिया। अब इसका हम निकालेंगे V0t इक्वल टू फोरियर इनवर्स ऑफ 8/1 प्लस जे ओमेगा माइनस 8/2 प्लस जे ओमेगा। कितना आया, इसका आ गया 8 इंटू ई की पावर -t, और इसका आ गया 8 इंटू ई की पावर -2t। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है जैसा कि हमने लाप्लास में किया था। तो मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसके क्वेश्चन हाँ थोड़े से अटपटे आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो प्रॉब्लम सभी के साथ आती है बेटा, डरना नहीं है उससे। अब जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने सोचा इंक्लूड करूं आपके लिए, ठीक है, भले ही ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन तब भी मैंने कोशिश की है कि एक सर्किट पे क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आपका कम से कम डिफरेंशिएशन पे आ जाए। जो आए हुए क्वेश्चन है वो PYQ मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक है, तो लेट x डबल डॉट टी यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ yt, 4 सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ yt, 3yt इक्वल टू x डॉट टी प्लस 2xt, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। LTI सिस्टम है, आपको बताना है एक तो h ओमेगा निकालना है, दूसरा आउटपुट निकालना है, कब, जब इनपुट xt इक्वल टू e की पावर माइनस टी ut दिया हुआ है। अब अगर आपको h ओमेगा निकालना है तो y अपॉन x ओमेगा निकलेगा, तो सबसे पहले तो इसका फोरियर निकाल दो। अब अगर मैं इस इक्वेशन का फोरियर निकालूं तो d डबल डैश टी का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा, एस स्क्वायर वाला होता था ना, जो एस स्क्वायर लाप्लास में करते थे, वही चीज इसमें करना है, जे ओमेगा स्क्वायर वाई जे ओमेगा प्लस 4 जे ओमेगा इंटू वाई जे ओमेगा। अब यहाँ इनिशियल कंडीशन नहीं है जो हमें लाप्लास में मिलती थी, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, अगर दी होती तो हम उसको कंसिडर करते, नहीं है तो 0 मान लेंगे। 4 जे ओमेगा वाई जे ओमेगा प्लस 3 वाई जे ओमेगा इक्वल टू एक्स डॉट टी का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा, और इसका कितना हो जाएगा 2xt का 2x जे ओमेगा। ठीक है, अब यहां से जे ओमेगा को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, जे ओमेगा स्क्वायर 4 जे ओमेगा 3, यहां से कितना बचेगा, एक्स जे ओमेगा कॉमन लेंगे तो जे ओमेगा प्लस 2। अब y अपॉन एक्स चाहिए हमको ना, h इक्वल टू कितना चाहिए, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो जे ओमेगा प्लस 2 अपॉन दिस, इसके फैक्टर कर लीजिए, 1 प्लस जे ओमेगा 3 प्लस जे ओमेगा, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, जब भी इनवर्स लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो a अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा प्लस b अपॉन 3 प्लस जे ओमेगा। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इन दोनों वैल्यू को उठा के यहां रख दिया, 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस जे ओमेगा 3 प्लस जे ओमेगा। इनवर्स लाप्लास लेंगे तो ht इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस टी, और इसमें आ जाएगा e की पावर माइनस 3t। तो ये तो हमारा इंपल्स रेस्पॉन्स आ गया, ये हमारा, हालांकि h ओमेगा पूछा था तो हम यहां निकाल के भी छोड़ देते तो भी ठीक था, लेकिन पूरा निकाल दो, इंपल्स रेस्पॉन्स ht हमने निकाल दिया।
अब आपसे क्या पूछा, आउटपुट रेस्पॉन्स। आउटपुट रेस्पॉन्स यानी कि वाई टी इक्वल टू क्या होगा, एच ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा। अब एच ओमेगा आपका निकला हुआ है, ये आपने निकाला एच ओमेगा। एच ओमेगा आपको निकालना है तो पहले जो एक्स टी दिया हुआ है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। तो एक्स टी अगर ई की पावर माइनस टी यू टी है तो एक्स जे ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 जे ओमेगा प्लस 1। वाई इक्वल टू एच इंटू एक्स हो जाएगा। एच की वैल्यू ये आपने निकाल रखी है पूरी, ठीक है, ये रही। और एक्स ये निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो हमारे पास ये निकल के आया। बस अब क्या करो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दो। ये वाई है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, ए अपॉन दिस बी अपॉन स्क्वायर प्लस सी अपॉन दिस। एबीसी की वैल्यू निकाल दी, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। फिर फोरियर लेंगे तो 1/4 ई की पावर माइनस टी, 1/2 स्क्वायर है तो टी इंटू ई की पावर माइनस टी, प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, माइनस 1/4 ई की पावर माइनस 3t। तो ये ध्यान रखना है, लाप्लास की तरह ही है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होते हैं, बस कहीं कहीं माइनर से चेंजेस हैं जिसको एडजस्टमेंट करना है, और आप इसको एप्लीकेशन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपने इसको सर्किट पे भी सॉल्व किया, आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी सॉल्व किया, जितने PYQs थे वो मैंने सारे आपको सॉल्व कराए, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए इतना तो मिनिमम देखो करके जाना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो प्रैक्टिस मांगते हैं। अभी भी कई बच्चे इसको पढ़ के ऐसा लगेगा यार हमारे को समझ में नहीं आया, सर ने पूरी यूनिट खत्म कर दी। तो बेटा मेरा आपको सजेशन है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, पहले देखो फिर सॉल्व करो, फिर देखो फिर सॉल्व करो, तभी कर पाओगे। जो बच्चा ये सोच रहा है केवल देख के सॉल्व कर लेगा वो नहीं कर पाएगा। तो यहां इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब तक आप अपना कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे और इसको हाथ से बार बार सॉल्व नहीं करेंगे एक या दो बार, आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल वीडियो देखने से आपका काम चल जाएगा, आपको कॉपी पेन से लिखना पड़ेगा, रजिस्टर भरने पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगले सेमेस्टर में फिर एक सब्जेक्ट ऐसा आएगा नेटवर्क्स का, वहां भी आपको यही काम करना पड़ेगा। तो जो सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा जिनको पढ़ने का तरीका वो है, आप उसको केवल देख के नहीं तैयार कर सकते हो, आप केवल पढ़ के तैयार नहीं कर सकते हो, आपको उसे करना ही इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, होपफुली आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाते जाते आपको देना चाहता हूं कि जैसे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट होंगे आपका 4th सेमेस्टर का कोर्स ओपन हो जाएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जाके कोर्स को परचेस कर सकता है, कोर्स को ले सकता है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ एंड करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।